अपनी बीवी स्नेहा की मौत के बाद वीरेन की ज़िंदगी बेरंग सी हो चुकी थी। बहुत प्यार करता था वीरेन स्नेहा से। 4 दिन हो चुके हैं स्नेहा की मौत को। आज रात खुद को अपने कमरे में बंद किए वीरेन मोबाइल में अपनी और स्नेहा की फ़ोटो देखता देखता रो रहा था। अगले दिन सुबह वीरेन के जिगरी दोस्त संजू के बार बार फ़ोन ट्राई करने पर जब वीरेन ने फ़ोन नहीं उठाया तो संजू ने वीरेन के घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाया, जो वीरेन की मां ने उठाया। वीरेन की मां फ़ोन लेकर वीरेन की बात संजू से करवाने के लिए जब वीरेन के कमरे में पहुंची तो देखा वीरेन ने खुद को फांसी पर लटका रखा था। वीरेन की मां की चीख सुनकर घर के बाकी लोग भी दौड़कर वीरेन के कमरे में पहुंचे। वीरेन को नीचे उतारा गया, लेकिन वीरेन काफ़ी देर पहले ही अपना दम तोड़ चुका था। फ़ोन पर चीखना चिल्लाना सुनकर संजू भी तुरंत वीरेन के घर पहुंचा। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। शायद वीरेन बीवी की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाया था। खैर, वीरेन को दाह संस्कार के लिए जब ले जाया गया तब संजू चुपके से वीरेन के कमरे में पहुंचा और कमरे में कुछ ढूंढने लगा और तकरीबन 10 मिनट बाद वहां से निकलकर सीधा अपने घर गया और घर पहुंचकर उसने अपना फ़ोन जेब से निकाला और फिर दायां हाथ दाईं पॉकेट में डालकर एक और फ़ोन अपनी जेब से निकाला। फ़ोन अनलॉक किया तो उस पर वीरेन और स्नेहा का वॉलपेपर आया। ये फ़ोन वीरेन का था, जिसे चुपके से संजू ने उसके कमरे से चुराया था। संजू ने वीरेन के फ़ोन से कुछ फाइल्स अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र की। वीरेन का फ़ोन टेबल ड्रॉअर में रखकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा और घर से थोड़ा ही दूर गया था संजू, तब उसने गाड़ी साइड में लगा कर रोकी क्योंकि उसके फ़ोन पर कॉल आ रही थी। गाड़ी रोककर संजू ने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि फ़ोन पर वीरेन की कॉल आ रही थी। लेकिन वीरेन का फ़ोन तो संजू के घर पड़ा था। संजू घर में अकेला रहता था तो उसके पास वीरेन के फ़ोन से आखिर कौन कॉल कर रहा था। यही सोचकर संजू फ़ोन उठाने गया, तभी फ़ोन कट हो गया। संजू ने गाड़ी घुमाई और वापस अपने घर पहुंचकर टेबल ड्रॉअर खोलकर फ़ोन देखा तो उसमें वीरेन का फ़ोन वैसे का वैसा पड़ा था जैसा संजू ने छोड़ा था। संजू ने सोचा वीरेन के फ़ोन का उसको करना ही क्या है, इसे फेंक देता हूँ। ऐसा सोचकर संजू वीरेन का फ़ोन लेकर घर से निकला और रास्ते में गाड़ी से फ़ोन बाहर सड़क पर फेंक दिया। अपने ऑफिस पहुंचकर संजू काम कर रहा था तब उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। खोलकर देखा तो मैसेज वीरेन का था, जिसमें लिखा था, आई एम नॉट डन येट। संजू ने गुस्से में रिप्लाई किया, देखो तुम जो कोई भी हो, मजाक बंद करो क्योंकि वीरेन मर चुका है। जवाब में स्माइल इमोजी आया। संजू ने उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं दिया और काम ख़त्म करके वापस घर पहुंचा। घर पहुंचकर अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो पाया उसके बेड पर उसकी तरफ पीठ करके एक आदमी बैठा था और उस आदमी के आगे एक औरत, जिसके बालों में वो कंघी कर रहा था। संजू ने दरवाजे पर खड़े खड़े ही कहा, कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? लेकिन उन दोनों के कानों में संजू की आवाज़ दिल भर भी नहीं पड़ी। संजू आगे बढ़कर उनके पास पहुंचा तो देखा बेड पर बैठा वो आदमी और वो औरत और कोई नहीं, वीरेन और स्नेहा थे। मरे हुए होने के बाद उन्हें अपने बेड पर बैठा देख संजू की रगों में खून जम सा गया। संजू दौड़कर कमरे से बाहर गया, बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया, तुरंत 100 नंबर पर डायल करके तुरंत पुलिस को बुलाया और थोड़ी देर बाद जब पुलिस संजू के घर पहुंची, संजू ने पुलिस को बताया कि उसके कमरे में एक औरत एक आदमी बैठे हैं जो उसे मारना चाहते हैं। पुलिस ने बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से खोला और बेडरूम के अंदर जाकर देखा तो पूरे बेडरूम में कोई नहीं था। पुलिस ने संजू से कहा कि मिस्टर संजू, अंदर तो कोई नहीं है और दरवाज़ा भी बाहर से बंद था, वैसे किसे देखा था आपने अंदर? संजू ने कहा, सर, मैंने मेरे मरे हुए दोस्त वीरेन और उसकी बीवी को देखा। पुलिस इंस्पेक्टर ने ज़रा गुस्से में कहा, देखिए मिस्टर संजू, आप अपना इलाज कराइए, आगे से हमें ऐसे परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर पुलिस वहाँ से रवाना हो गई। डरा सहमा
हताश संजू अपने घर में ही रहने से डर रहा था। थोड़ी देर बाद रात हुई। संजू अपना ध्यान हटाने के लिए बेड पर बैठा फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसने ऐसे ही गर्दन उठाई तो उसके सामने वाली दीवार पर उसने देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, आई एम नॉट डन येट। और दीवार पर लिखा ये सब पढ़कर संजू कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। देखा तो फ़ोन में वीरेन का ऑडियो मैसेज था। प्ले करके सुना तो उसमें संजू ने सुना, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी माय डियर फ्रेंड संजू। दरअसल संजू स्नेहा से प्यार करता था, लेकिन स्नेहा ने वीरेन से शादी की और तब से ही अपने जिगरी दोस्त वीरेन को संजू ने अपना जानी दुश्मन मान लिया। संजू और वीरेन दोनों बिजनेस पार्टनर थे। संजू ने एक तीर से दो निशाने लगाने की योजना बनाई। मौका देखकर एक दिन अपने प्यार यानी स्नेहा को गला घोट कर मार दिया और उसके दूसरे ही दिन एडिट की हुई पिक्चर वीरेन को दिखाकर उसे यकीन दिलाया कि स्नेहा चरित्रहीन लड़की थी, जिससे वीरेन ने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। वीरेन की मौत के बाद पूरा बिजनेस संजू का था, लेकिन हवा को कौन रोक पाया है। मरने के बाद शायद वीरेन और स्नेहा संजू की असलियत जान चुके थे। ऑडियो मैसेज सुनकर संजू बिस्तर पर बैठा बैठा पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। वीरेन और स्नेहा अंदर आते हुए संजू को दिखाई दिए। संजू दोनों को देखकर किड़किड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो वीरेन, मुझे माफ़ कर दो। वीरेन हंसते हुए बोला, कितना कमीना है तू संजू। मैंने तुझे अपना भाई समझा था और तूने क्या किया मेरे साथ। तुझे मरना होगा संजू, तुझे मरना होगा। इतना कहकर वीरेन ने संजू का पैर पकड़ा, उसे घसीट कर बेड से नीचे पटक दिया। तभी संजू ने देखा कि स्नेहा के पैर अपने आप हवा में उड़े और ऊपर जाती जाती स्नेहा पंखे तक पहुंची और पंखे पर एक दुपट्टा बांधा। काफ़ी देर तक कमरे में संजू की चीखें गूंजी। कुछ दिनों बाद सड़ने की बदबू के कारण पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत की और जब पुलिस संजू के घर पहुंची तो बेडरूम के पंखे से लटकती आधी सड़ चुकी संजू की लाश पुलिस को मिली। संजू और वीरेन का बिजनेस अब कुणाल संभालता है। कुणाल वीरेन का छोटा भाई है और वो कुणाल ही है जिसने स्नेहा को मारने में संजू की मदद की थी। मैं हूं सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तुम्हारे आसपास सुनाई देने वाली ये सारी अजीब अजीब आवाज़ें केवल तुम्हारे दिमाग की बनावट है। भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं एक हफ्ते की दवाई लिख दे रहा हूँ, आई एम श्योर तुम्हें आराम मिलेगा। दरअसल दिमागी डॉक्टर मनोज के पास पिछले 2-3 दिन से अनुराग आ रहा है, जिसका कहना है कि रात को उसे उसके घर में कभी किसी के बातें करने की, कभी किसी के हंसने की तो कभी चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। मनोज शहर का एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर था। उसके लिए ऐसी बातें करने वाला मरीज़ आना कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन जब एक हफ्ते बाद अनुराग डॉक्टर मनोज के पास आया तो उसने मनोज से कहा, सर कुछ भी ठीक नहीं है। कभी कोई कान में आकर कहता है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे। कभी कोई कान में आवाज़ लगाकर मुझे नींद से जगाता है, उठो अनुराग, जागो नींद से। मनोज ने थोड़ा सोच विचार किया और अनुराग को कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा। अनुराग इंतज़ार करता बाहर बैठ गया और तब तक मनोज ने अपने दोस्त पुनीत से बात की, जो हिप्नोसिस में बहुत माहिर था। पुनीत ने मनोज से कहा कि इसमें हिप्नोसिस का कोई मामला नहीं है और मनोज को खुद अनुराग के घर जाकर देखने के लिए कहा। पुनीत के कहने पर मनोज ने अनुराग से कहा कि वो आज रात उसके घर पर आएगा और इस प्रॉब्लम को जड़ से जानने की कोशिश करेगा। खैर अनुराग वहाँ से रवाना हो गया और शाम को काम ख़त्म करके डॉक्टर मनोज भी अनुराग के बताए पते के लिए निकला। करीबन आधा घंटे की ड्राइव के बाद मनोज एक बिल्डिंग के सामने पहुंचा और अनुराग के बताए मुताबिक लिफ्ट लेकर तीसरे माले पर पहुंचा और जाकर अनुराग के फ्लैट के दरवाजे पर डोरबेल बजाई।
और डोरबेल बजाकर गर्दन थोड़ा झुकाई तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा था। और जैसे ही मनोज ने अनुराग को कॉल लगाने के लिए जेब से फ़ोन निकाला, तभी फ्लैट के अंदर से पहले गोली चलने की आवाज़ और फिर अनुराग के चिल्लाने की आवाज़ आई। मनोज ने इधर उधर देखा और एक कोने में ईंट पड़ी दिखी तो तुरंत ईंट उठाई और ज़ोर से ईंट ताले पर मारकर ताला तोड़ा और अंदर घुसा और हॉल तक गया। भरी था कि किचन से आधा बाहर झांकते हुए अनुराग ने डॉक्टर को देखा और बोला, अरे सर, आ गए आप? मैं चाय बना ही रहा था आपके लिए। बैठिए बैठिए, मैं भी आता हूँ 2 मिनट में। मनोज सोफे पर बैठा और जैसे ही अनुराग चाय लेकर आया तो मनोज ने उससे पूछा कि तुम अंदर हो तो बाहर से ताला किसने लगाया? अनुराग ने हंसते हुए कहा, अरे सर, वो शायद पड़ोस के दोस्तों ने मेरी टांग खींचने के लिए ताला लगा दिया होगा। और गोली और चीखने की आवाज़ बाजू वाले फ्लैट से आई होगी। वो अक्सर फुल वॉल्यूम पर मूवीज़ देखता रहता है। मनोज ने कहा, ओह अच्छा, मैं तो डर गया था यार। खैर, मनोज और अनुराग ने चाय पी और कुछ देर बातें की और लगभग 10 बजे तक न कोई आवाज़ मनोज ने सुनी और न ही अनुराग ने। तब मनोज ने कहा, देखा अनुराग, मैं बोल रहा था ना, सब आवाज़ें तुम्हारे दिमाग की बनावट ही हैं। अनुराग, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी 10 बजे हैं, 11 बजे के बाद आवाज़ें आना शुरू होंगी। मनोज ने कहा, चलो देखते हैं। दोनों बेडरूम में चले गए क्योंकि अनुराग ने बताया कि उसके लेटने के बाद सारी आवाज़ें आना शुरू होती हैं। इसीलिए मनोज कुर्सी पर बैठ गया और अनुराग बिस्तर पर लेट गया। कुर्सी पर बैठे बैठे ही मनोज की आंख कब लगी उसे पता ही नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन बजने की आवाज़ से आंख खुली। ऐसे ही कोई रैंडम कॉल थी, इसीलिए मनोज ने कॉल कट कर दी और कट करके अनुराग के बिस्तर की तरफ देखा तो बिस्तर पर उसे अनुराग नहीं दिखा। इधर उधर नज़र घुमाई तो उसकी नज़रों के सामने बाथरूम का दरवाज़ा खुला और एक औरत टॉवल से अपने बाल पोंछती बाथरूम से बाहर निकली और मनोज को देखते ही बोली, कौन हो तुम और अंदर कैसे आई? मनोज ने कहा, मैं डॉक्टर मनोज हूँ और अनुराग मुझे अपने इलाज के लिए यहाँ लेकर आया। उस औरत ने ज़रा गुस्से भरे अंदाज में मनोज से कहा, यहाँ कोई अनुराग नहीं रहता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम इतना कहकर वो औरत बेडरूम से बाहर भागी और बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मनोज उठा और दरवाज़ा पीटने लगा, दरवाज़ा खोलिए मैडम, आपको गलतफहमी है, मुझे अनुराग ही लाया है यहाँ। लेकिन बाहर से मनोज को कोई जवाब नहीं मिला। मनोज थक हार कर बिस्तर पर आकर बैठा भर ही था कि एक आवाज़ के साथ बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और मनोज बेडरूम से बाहर निकला। तो मनोज को वो औरत तो पूरे हॉल में कहीं नहीं दिखी, लेकिन अनुराग हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ पंखे की तरफ देखता हुआ मनोज को नज़र आया। मनोज ने इधर उधर देखा और फिर अनुराग के कंधे पर जाकर हाथ रखा। अनुराग हड़बड़ा कर एकदम पलटा और पलटते ही बोला, ध्यान से सुनिए सर, एक औरत की आवाज़ सुनाई देगी। मनोज ने कहा, क्या नाटक है अनुराग ये? वो औरत कह रही है कि यहाँ कोई अनुराग नहीं रहता और तुम कहते हो कि मैं अकेला रहता हूँ। मनोज कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी कमर पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मनोज तुरंत पलटा तो उसके पीछे बड़ी बड़ी आँखों के साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती हुई वही औरत खड़ी दिखाई दी जो उसे बाथरूम से निकलती दिखी थी। पहली बार मनोज का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मनोज दोबारा अनुराग की तरफ पलटा तो उसे कहीं भी अनुराग दिखाई नहीं दिया और दोबारा पीछे उस औरत की तरफ पलटा तो पीछे भी उसे कोई नहीं दिखा। मनोज तुरंत भागा घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा कि तभी उसका पैर पीछे से किसी ने पकड़कर उसे नीचे गिराया और घसीटना शुरू किया। घसीटता घसीटता मनोज बेडरूम में पहुंचा और एक ज़ोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा उसके सामने बंद हुआ और एक बार फिर बिल्कुल मौत सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। औंधे मुँह ज़मीन पर पड़े मनोज ने सुनी अनुराग की आवाज़, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता सर,
दवाइयाँ खानी पड़ेगी आपको। और फिर एक औरत की आवाज़, मैं जानती हूँ तुम जैसे लोगों को, तुम चोरी के इरादे से आए हो ना। मनोज खुद को संभाल कर खड़ा हुआ तो पाया वो औरत और अनुराग दीवार से इस तरह चिपके मनोज को दिखाई दिए मानो वे छिपकली हों। मनोज उन दोनों की तरफ अपनी फटी आंखों के साथ बस देखता रहा और उन दोनों ने दीवार से बिस्तर पर एक साथ छलांग लगाई और फिर एक साथ एक धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। डार्क एंजल विदिन एचिंग लस्ट टू रीड द वर्ल्ड ऑफ पेशेंस। धीमी धीमी वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और धीरे धीरे वो औरत और अनुराग मनोज की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों मनोज के बिल्कुल चेहरे के सामने आए और वो आवाज़ भी इतनी तेज हो गई कि अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पर रखकर मनोज इतनी जोर से चीखा कि कमरे की खिड़की दरवाजे हिलने लगे और उसी के साथ मनोज बेहोश हो गया। मनोज को होश आया तब उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा था जो शायद मनोज को जानता था। उसने मनोज से कहा कि आप मेरी गैर हाजिरी में ताला तोड़कर अंदर क्यों आए? मनोज ने कहा उसे अनुराग लेकर आया था। तो उस अनजान आदमी ने जो कहा वो सुनकर मनोज का मुंह खुला का खुला रह गया। उस आदमी ने कहा कि ये फ्लैट उसका है और अनुराग प्रीति तो मुझसे पहले यहाँ रहते थे और उन्होंने इसी फ्लैट के बेडरूम में आपसी झगड़े के चलते आत्महत्या की थी। लेकिन वो अक्सर ही बिल्डिंग में छत पर या खिड़की पर लोगों को आज भी दिखाई देते हैं। एक जवान लड़का और उसकी बीवी की मौत के बाद 1 या 2 महीने बाद ही घर का मालिक जो एक 80 साल का बूढ़ा था उसकी भी मौत हो गई। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कभी किसी के झगड़ने चिल्लाने की, तो कभी कई सारे लोगों के रोने की, तो कभी किसी के खांसने की। इन्हीं आवाज़ों के चलते मोहल्ले के लोग उस घर को भूतिया मानते थे। इसी वजह से उस घर में कोई भी जाने से कतराता था। वहीं 3 दोस्त अमन, संदीप और सूरज अपनी अपनी बहादुरी का प्रमाण देने के लिए एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। तो तीनों ने रात को बारी बारी उसी हॉन्टेड हाउस में जाकर अपनी अपनी बहादुरी का सबूत देने की ठानी और तीनों रात के ठीक 12 बजे अपने अपने घर से निकले। पूरे मोहल्ले में मौत सा सन्नाटा फैला था। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में समा चुका था। उसी बीच अमन, सूरज और संदीप उसी भूतिया घर के सामने पहुंचे। घर के सामने पहुंचते ही संदीप ने हंसते हुए बाकी दोनों से कहा, भाई मुझे बड़ा शौक है भूत से मिलने का, तो सबसे पहले अंदर तो मैं ही जाऊंगा। इतना कहकर संदीप उस घर की दीवार लांघकर अंदर चला गया। इधर सूरज और अमन दोनों घर के बाहर खड़े थे। सूरज ने अमन से कहा, यार अमन तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? अमन ने कहा, लग तो रही है भाई। तो इस पर सूरज ने कहा, तो सिगरेट लगाना भाई। अमन ने जेब से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। एक सिगरेट होठों नीचे दबाकर जलाई और सिगरेट का पैकेट सूरज की तरफ किया कि तभी सूरज का फ़ोन बजा। सूरज ने जेब से फ़ोन निकाला तो देखा कॉल संदीप की थी। सूरज ने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर करके बोला, क्या बे फट्टू, डर लगने लगा क्या? तो संदीप ने कहा, अबे ये जगह तो काफ़ी अच्छी है, आगे से दारू यहीं पिया करेंगे। यहाँ पर संदीप की आवाज़ के पीछे से आती उस आवाज़ को सूरज और अमन ने अपने खुले कानों से साफ साफ सुना। सूरज ने संदीप से कहा, तेरे पीछे ये कौन बोल रहा है? संदीप ने कहा, चल चल अब नाटक मत कर, ऐसे डरने वाला नहीं हूँ मैं, आजा अब अंदर आजा। इतना कहकर संदीप ने फ़ोन काट दिया। लेकिन सूरज और अमन दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी बड़ी आँखों से देखे जा रहे थे और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था कि संदीप के पीछे से आती वो आवाज़ किसकी थी। अमन और सूरज भी तुरंत दीवार कूदे और घर के अंदर पहुंचे तो सामने हॉल में संदीप उनकी तरफ पीठ करके बिना हिले डुले खड़ा था। अमन ने आवाज़ लगाई, अबे ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ा है? तो इस पर संदीप ने अपने कंधे झटकाए
फिर गर्दन घुमाकर बोला, अंदर नहीं आना चाहिए था। संदीप की ये भयानक आवाज़ सुनकर अमन और सूरज के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई कि तभी संदीप हंस पड़ा। अरे डरो मत पटुओं, मैं बस मजाक कर रहा था। इतना कहते के साथ ही संदीप पास में रखी आराम कुर्सी पर बैठा और बैठते के साथ ही उसके पूरे शरीर में एक करंट सा लगा और संदीप पूरी तरह मशीन की तरह कांपकर कुर्सी से आधा ऊपर उठकर वापस कुर्सी पर जा गिरा और उसकी गर्दन टेढ़ी लटक गई, मानो संदीप मर चुका था। ये सब देख अमन और सूरज थोड़ा और घबराए कि तभी दोनों ने देखा कि संदीप की गर्दन सीधी हुई, फिर आंखें खुली और अमन और सूरज की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मोहल्ले के लोग कहते थे वो समझ नहीं आया, अब आ तो गए, जाओगे कैसे। इतना कहना भर ही था कि संदीप उठकर भागा और पास के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। संदीप के अंदर जाते ही अमन और सूरज ने सुनी पहले एक औरत के रोने की आवाज़ और फिर कई सारे लोगों के रोने की आवाज़। अमन और सूरज फ़ोन की रोशनी में धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े और दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर घुसकर पूरे कमरे में फ़ोन की टॉर्च घुमाई तो मालूम हुआ कि पूरे कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कमरे में न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई दूसरा दरवाज़ा। तो संदीप आखिर गया तो गया किधर? यही बात अमन और सूरज के दिमाग में घूम रही थी। तब दोनों के कान में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ी जो ऊपर छत से आ रही थी। दोनों ने सर उठाकर ऊपर देखा तो संदीप छत से ऐसे चिपका था मानो वो कोई इंसान न होकर कोई छिपकली हो। ये नज़ारा अपनी आंखों से देख सूरज और अमन का खून उनकी रगों में ही जम सा गया। बड़ी ही दुविधा थी दोनों के मन में कि अपनी दोस्त को इस भूतिया घर से निकाले या अपने दोस्त से अपनी जान बचाएं। सूरज ने छत पर संदीप को ऐसे चिपके देख हवा की एक घूंट भरी ही थी कि तभी उसके सर पर किसी ने पीछे से जोर से कुछ लोहे का मारा। सूरज वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद सूरज को होश आया तो आँख खुलते खुलते ही सूरज को एक धुंधली सी आवाज़ सुनाई दी। अपनी आंखें पूरी तरह खोलकर होश संभालने के बाद सूरज को समझ आया कि वो हल्की हल्की आवाज़ नीलेश की थी, जो इस घर में रहने वाला वही आदमी था जिसकी रहस्यमय मौत हुई थी। ये आवाज़ सुनकर सूरज को यहाँ आने का अफसोस तो हो ही रहा था, लेकिन यहाँ से वो निकलेगा कैसे, ये सवाल भी सूरज को तंग किए जा रहा था। सूरज ने फ़ोन निकालकर टॉर्च ऑन की तो पाया जिस कमरे में वो और अमन संदीप को छत से चिपका देख रहे थे उसी कमरे में सूरज अकेला था। पूरे कमरे में न तो अमन था और न ही संदीप। सूरज दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे से बाहर आया तो फ़ोन की टॉर्च में उसने देखा कि अमन उसी आराम कुर्सी पर गर्दन नीचे किए झूल रहा था जिस पर बैठने के बाद संदीप ऐसी हरकतें करने लगा था। अमन को उस कुर्सी पर ऐसा बैठे देख सूरज के मन में घबराहट तो हो ही रही थी, लेकिन फिर भी सूरज ने अमन से कहा, भाई संदीप में किसी की आत्मा घुस चुकी है, ये घर हमारी जान ले लेगा, चल संदीप को ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लेकिन अमन तो बस गर्दन झुकाए आराम कुर्सी पर झूले जा रहा था। अमन तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या हुआ तुझे? इतना कहते कहते सूरज अमन की तरफ 4 कदम बढ़ा तो अमन ने हाथ से इशारा करके सूरज को रोका, हंसा और बोला, हा किसने बोला था यहाँ आने को? उसकी ये भयानक आवाज़ सुनकर सूरज समझ चुका था कि जो संदीप के साथ हुआ है वही अमन के साथ भी हो चुका है। सूरज गुस्से में बोला, अमन ये तुझे क्या हो गया है? और इसी आवाज़ के साथ अमन को एक झटका सा लगा और वो कुर्सी से खड़ा हुआ। खड़े होते ही अमन अपने आप और सूरज को ऐसे देख रहा था मानो जैसे वो नींद से जागा हो।
अमन सूरज से या सूरज अमन से कुछ बोलता उससे पहले ही दोनों को संदीप की आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं बनेगा खाना, मुझे पार्टी में जाना है। ये आवाज़ अमन के पीछे वाले कमरे से आई थी। सूरज और अमन तुरंत कमरे तक पहुँचे और दरवाज़ा खोला तो अंदर जो देखा वो अमन और सूरज की कई दिनों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि लाल साड़ी में आईने के सामने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाता संदीप खड़ा था। सूरज अपनी फटी आंखों से देख ही रहा था कि सूरज के पीछे से अमन निकलकर संदीप तक पहुंचकर संदीप से बोला, अपनी पार्टी कैंसिल करो वरना। संदीप अमन से बोला, वरना क्या, मैं जाऊंगी। संदीप का इतना कहना पर ही था कि अमन ने कसकर एक थप्पड़ संदीप को जड़ दिया। संदीप गिर पड़ा और तभी पास में रखी एक चेयर अमन ने उठाई और संदीप को मारने ही वाला था कि सूरज ने उसे तोड़कर कमर से पकड़कर पीछे खींचा और उसी के साथ अमन और सूरज भी गिर पड़े। संदीप ने उठकर खुद को संभाला और अमन की तरफ चला। तभी पुलिस कमरे में दाखिल हुई। संदीप और अमन को काबू किया गया और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कराया गया। कई दिनों तक दोनों बीमार रहे। दरअसल जब सूरज बेहोशी से उठा था तब उसने पुलिस को अपनी लोकेशन के साथ हेल्प मैसेज कर दिया था। सूरज की समझदारी से अमन, संदीप और खुद सूरज की जान बच गई थी। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई घर है तो भूल कर भी वहाँ ना जाइएगा।